हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यूक्लिड ज्यामिति के परिचय को समझेंगे और सबसे बेसिक अच्छा से अच्छा तरीका समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ज्यामिति जो शब्द है इसका इंग्लिश होता है जियोमेट्री। जियोमेट्री यूनानी शब्द जियो और मेट्रिन से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और मेट्रिन का अर्थ होता है मापना। तो ज्यामिति की शुरुआत संभवतः पृथ्वी के मापने से हुआ है, क्योंकि इसका जो शब्द है जियो का मतलब पृथ्वी होता है। तो ये पृथ्वी के मापने से शुरुआत हुआ है ज्यामिति की। तो ज्यामिति का इंग्लिश क्या होता है? जियोमेट्री। अब जियोमेट्री में आपका एक महत्वपूर्ण शब्द आता है पिरामिड। पिरामिड क्या है? देखिए, इसमें जो क्वेश्चन बनता है, कहता है पिरामिड का पार्श्वफलक का आकार क्या होता है? तो ये त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज होता है। पिरामिड का पार्श्वफलक कैसा होता है? तो यह त्रिभुज होता है, त्रिभुजाकार होता है। और इसका आधार क्या होगा? आयताकार हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है। जब आधार पूछेगा तो आयताकार हो सकता है और वर्गाकार भी हो सकता है। वर्गाकार, बहुभुजाकार भी हो सकता है। बहुभुजाकार, ठीक। तो आधार पूछेगा तो इसका स्ट्रक्चर कई हो सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम में पार्श्वफलक पूछता है। पार्श्व यानी जो ये किनारे का फलक दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होता है? पार्श्वफलक त्रिभुजाकार होता है। क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिरामिड का पार्श्वफलक क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता में ईंट का माप पाया गया, यानी जो ईंट था इसका जब मापन किया गया तो इसमें जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात मिला 4:2:1, यानी इसका जो अनुपात है 4:2:1 है। तो सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट पाया गया उसका माप क्या है, उसका अनुपात क्या है? तो 4:2:1 बताएंगे। और जो वेदी का निर्माण हुआ, वेदी का मतलब जैसे जो पूजा कार्य होते हैं तो इसमें जो सामग्री जलाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं हवन कुंड, तो हड़प्पा सभ्यता में हवन कुंड भी पाया गया था। तो इसका आकार कैसा था? आयताकार भी था, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, बहुत आकार का था। तो यह यूक्लिड चैप्टर में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यूक्लिड एक ज्यामिति से संबंधित चैप्टर है और त्रिभुज भी आपका ज्यामिति से संबंधित स्ट्रक्चर है, संरचना है। इसलिए इसको पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है, एग्जाम में आता भी है। तो यह पूछा जाता है घरेलू पूजा कार्य के लिए किस प्रकार के वेदियों का निर्माण किया गया? तो आपको मैं बता दूं, इसमें वर्गाकार आपका ऑप्शन होगा, वर्गाकार और वृत्ताकार। यह ध्यान देंगे, वर्गाकार और वृत्ताकार यानी गोल वेदियों का निर्माण किया जाता था। और सार्वजनिक कार्य के लिए अगर पूछता है सार्वजनिक, तो उसमें त्रिभुजाकार, आयताकार, सबलंब आकार का स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता था। तो सार्वजनिक के लिए त्रिभुजाकार, आयताकार, ये सारे ऑप्शन होंगे। और घरेलू पूजा कार्य के लिए वर्गाकार और वृत्ताकार वेदी का निर्माण किया जाता था। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हमने बताया। पिरामिड का पार्श्वफलक क्या होता है? त्रिभुज होता है। ईंट का अनुपात क्या था? 4:2:1। और घरेलू पूजा कार्य के लिए वर्गाकार, वृत्ताकार वेदियों का निर्माण किया गया। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है एग्जाम के लिए, थेल्स कहाँ का निवासी था? तो यह यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का था। इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। इन्होंने ये प्रूफ करके बताया जो वृत्त का व्यास होता है, व्यास वृत्त का सबसे बड़ा जीवा होता है। तो जो ये वृत्त का व्यास है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता। आधा वृत्त ये है
आधा ये है। तो यह बात किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। थेल्स के एक शिष्य थे पाइथागोरस। पाइथागोरस ये नाम है, आप लोग पढ़ते भी होंगे। पाइथागोरस प्रमेय का एक फार्मूला भी होता है। तो सीधे एग्जाम में आता, पाइथागोरस किसके शिष्य थे? तो ये थेल्स के शिष्य थे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यूक्लिड। यूक्लिड कहाँ के निवासी थे? तो यह मिस्र के निवासी थे। कहाँ के? मिस्र के निवासी थे। यूक्लिड ने एक पुस्तक लिखा था एलिमेंट्स। कौन सा पुस्तक? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यह गणित से संबंधित है। एलिमेंट्स में कुल 13 अध्याय हैं, 13 लेसन है और इसमें 465, ध्यान रखना 465 प्रमेय है। प्रमेय है। प्रमेय को साध्य भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में अगर साध्य आता है तो यह विशेष ध्यान देंगे। कहेगा यूक्लिड ने किस पुस्तक का रचना किया? तो एलिमेंट्स नामक पुस्तक का रचना किया। एलिमेंट्स में कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय है। कितने प्रमेय हैं? तो 465 प्रमेय यानी साध्य है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। तो थेल्स यूनान का निवासी था। थेल्स ने बताया वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। पाइथागोरस थेल्स के शिष्य थे। इसके बाद इसमें और भी विशेष ध्यान देना है। अथर्ववेद के श्री यंत्र में कुल 9 समद्विबाहु, कितने? 9 समद्विबाहु त्रिभुजों का वर्णन किया गया। तो क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? अथर्ववेद के श्री यंत्र में कितने समद्विबाहु त्रिभुज का वर्णन किया गया? व्याख्या तो 9 और 43 गौड़ त्रिभुज, यानी इसके अलावा 43 अन्य त्रिभुजों का भी व्याख्या किया गया है। अब हम इसके जो अन्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम आगे बताते हैं। सिद्ध कीजिए AC बराबर BD यदि दिया है AD बराबर BC। ये क्वेश्चन है, सिद्ध करना है AC बराबर BD होता है। यहाँ पर रेखाखंड दिया गया है, यहाँ पर 4 बिंदुओं को दर्शाया गया है A B C D। तो जो दिया है सबसे पहले हम उसी को लिखेंगे, AD बराबर BC। हल करते समय यह ध्यान दें, दिया है क्या? AD बराबर BC। इस वाले पार्ट को हम उतारेंगे यहाँ पर। अब AD, अगर हम A से D आते हैं तो यहाँ पर 2 खंड आपको मिल रहा है, AC और CD। तो हम AD बराबर लिख सकते हैं AC प्लस, इसके जगह पर लिख सकते हैं AC प्लस CD, क्योंकि AC और CD के बराबर है AD। इसी प्रकार हम BC के स्थान पर लिख सकते हैं। देखिए BC आपका A है, B से C, तो यहाँ पर BD प्लस CD लिख सकते हैं, बराबर BD प्लस CD। अब करना क्या है? आपको दिखाई दे रहा है दोनों में CD कॉमन है, और हमें सिद्ध क्या करना? अगर ये हट जाए, CD हट जाए तो AC बराबर BD आ जाएगा, और हमें ये सिद्ध करना है AC बराबर BD। तो करना क्या है? दोनों पक्षों में CD घटाने पर इतना जरूर लिखेंगे, ये लिखना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे? CD घटा देंगे, यानी CD इधर घटाएंगे और BD प्लस CD पहले से है, BD प्लस CD, इसमें भी हम CD घटा देंगे। देखिए ये D है, वो मत समझ लेना, D है। CD से CD कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? AC बराबर BD, AC बराबर BD, और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, यानी ये आपका प्रूफ हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। ऐसे ही इसको लगाना था। पहला प्रश्न है, एक ठोस में विमाएँ होती हैं, यानी एक ठोस में कितने विमाएँ होती हैं, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती हैं कि नहीं होती हैं ठोस में? तो मैं बता दूं,
एक ठोस में 3 विमाएँ होती हैं। अगर हम इस ईंट की बात करें तो इसमें 3 विमाएँ हैं। जैसे ये इसकी ऊंचाई हो गया और ये इसकी लंबाई मान लीजिए और ये चौड़ाई मान लीजिए। तो इसमें ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई ये 3 विमाएँ होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक ठोस में 3 विमाएँ होती हैं, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक पृष्ठ में विमाओं की संख्या होती है। तो एक पृष्ठ में, यहाँ पर ठोस की बात किया था, यहाँ पर पृष्ठ की बात कर रहा है। पृष्ठ का मतलब जैसे ये समतल है, इसी बोर्ड को एक पृष्ठ मान लीजिए। तो इसमें क्या है, यह लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो एक पृष्ठ में 2 विमाएँ होती हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगर ठोस की बात करता है तो एक पृष्ठ में 3 विमाएँ होती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, एक बिंदु की विमाओं की संख्या होती है। एक बिंदु में विमाओं की संख्या होती है, तो इसमें कोई विमा नहीं होता है। इसका ऑप्शन डी सही है, यानी 0 सही होगा। 0 सही होगा। बिंदु में देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, डॉट रखे हैं और इसमें ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ऊंचाई होता है। तो एक बिंदु में, यहाँ पर बिंदु की बात किया जा रहा है, बिंदु में विमाओं की संख्या 0 होता है। ये 0 बनाया गया, ये डी ऑप्शन है। ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका 0 जवाब सही हो जाएगा। तो बिंदु में विमाओं की संख्या 0 होता है, पृष्ठ में 2 होता है, ठोस में 3 होता है। पिरामिड एक ठोस आकृति है, ठीक, जिसका आधार होता है, जिसका आधार क्या होता है, त्रिभुज होता है, वर्ग, आयत या बहुभुज। अभी मैं आपको पढ़ाया हूँ कि पिरामिड का जो आधार होता है, त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, बहुभुजाकार, बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। इसका आधार बहुभुज होता है, बहुभुजाकार हो सकता है कोई भी। इसका पार्श्वफलक अगर पूछता तो त्रिभुजाकार बता देते। ठीक, इसका ऑप्शन डी सही है। आधार पूछा तो कोई भी बहुभुज हो सकता है। अगर हम बिंदु की बात करें तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 1, 2, अनेक। तो आपका जवाब होना चाहिए, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यह भी गौर करना होगा। और 2 बिंदु, यहाँ पर देखिए 2 बिंदु, यहाँ पर हम इस बिंदु का नाम दे दें ए और बी। तो 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 बिंदुओं को मिलाने वाला केवल एक ही रेखा हो सकता है। तो यहाँ पर 2 बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है। तो इसका जवाब होगा एक। एक अगर ऑप्शन में नहीं दिखेगा तो अद्वितीय दिखेगा, अद्वितीय। ठीक, तो 2 बिंदुओं से होकर एक रेखा खींचा जा सकता है और एक बिंदु से होकर अनंत रेखा खींचा जा सकता है। यह भी बहुत बेस्ट प्रश्न है और आता भी है। और हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लेते हैं।